अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान हाजिर है। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं मियां महमूद अख्तर, मुंतज़िम आला हैं मोहतरमा नज़ाकत शकीला। सामीन इकराम, मुल्क में कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर हॉकी और क्रिकेट के मुकाबले जारी हैं। हॉकी में क्लब की सतह से लेके 122 सतह तक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौमी चैंपियनशिप जारी है। 14 से 23 जुलाई 2022 तक लाहौर में फाइनल राउंड शुरू होगा। इसके बारे में हम बात करते हैं साबिक मायानाज खिलाड़ी और कौमी कप्तान जनाब रेहान भट्ट से। बहुत शुक्रिया रेहान भट्ट साहब। मुझे लगता है मैंने शायद ऐसी चैंपियनशिप पहले नहीं देखी। आप पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, पाकिस्तान के कोच हैं, मेरा ये तसव्वुर जो है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये दुरुस्त है? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस तरह का तो इवेंट है, ये पहले इस चीज का फुकदान था क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ फंड। तो अगर आर्मी ने ये इनिशिएटिव लिया है तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए ये बहुत आसान हो गया, क्योंकि आर्मी जो है ये अंडर ये जो क्लब चैंपियनशिप से ग्रास रूट लेवल से काम करके जो प्लेयर तैयार होंगे वो दे देगी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है उनको और ज्यादा पॉलिश कर देगी। ये जो एक प्लेटफॉर्म है इसका बड़ी देर से फुकदान था, लेकिन पाकिस्तान आर्मी को सलूट करता हूँ इस बात पे कि उन्होंने हॉकी के बारे में सोचा। अच्छा, अब इसमें जो मालूमात मेरे इल्म में है, बड़ा तुस्को एहतशाम होगा और बड़ी तरतीब के साथ ये जब इनॉग्रल सेरेमनी होगी लाहौर में 14 तारीख को, तो एक आप जैसे लोगों की गैलेक्सी होगी, साबिक जो हॉकी के स्टार्स हैं उनकी, और फिर वो 10 टीमें होंगी जो ऊपर की सतह पर आई हैं और जबरदस्त मुकाबला होगा। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को भी एक मिलने जुलने का और देखने का, परखने का, खिलाड़ियों को एक मौका मिलेगा। राय साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके सामने ही है जो सूरत हाल बनी हुई है हॉकी की। इवेंट ही पिछले दिनों में नहीं हो रहे थे, लेकिन ये जो एक मेला सजा है, मेरे ख्याल से इस मेले की वजह से एक तो हॉकी प्लेयरों का इंटरेक्शन आपस में बहुत ज्यादा हो रहा है, दूसरा हॉकी के बारे में बात की जा रही है। ये सबसे बड़ा अच्छा साइन। मुझे ये कहने दीजिए कि बड़ा कम लगता है कि किसी नौजवान को मैं हॉकी खेलता रहा, अभी भी मेरी स्टडी के साथ जो हमारा स्टोरस में मेरी हॉकी पड़ी हुई है, ये पाकिस्तान के दिलों के बड़े करीब है। ये खेल जो है भूलते नहीं है। अब ये जो क्लब हमारी जो हॉकी है, इसमें इस टूर्नामेंट के जरिए चैंपियनशिप के ये हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बदला है और बाद जो गैर फाल ग्राउंड से उनको बेहतर कर दिया गया है। तो ये एक तरीका कार है। जब ये एनुअल फीचर बन जाएगा, ये पहला है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब चैंपियनशिप, जब ये हर साल होगा तो आप जैसे जो शख्सियात हैं, जो कोच की हैसियत से, सिलेक्टर की हैसियत से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ मुंसलिक है। अभी आप स्विट्जरलैंड भी गए हुए थे टीम को लेकर। जी अब ओवर द ईयर्स आपको टीम बिल्टअप करने और फिर एक पूल बढ़ाने में मदद मिलेगी। बिल्कुल राय साहब, ये तो एक हमें ब्लेसिंग हो गई है कि ये जो इवेंट है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हो रहा है वो ये होगी कि हम सिर्फ ना 35 से 30-40 लड़कों के दरमियान घूम रहे थे, लेकिन अब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कप की वजह से हम लोगों को नीचे से जो लड़के आइडेंटिफाई होंगे, ये पूल हो जाएगा 70 बच्चों का, 70 के बाद हो जाएगा बच्चों का। तो ये एनुअली होना चाहिए। ये ना हो कि फर्स्ट टाइम हुआ आगे ना हो, ये होता रहेगा तो आप देखेंगे कि जो हॉकी की ग्लोरी है ये वापस आ जाएगी 5 से 6-7 सालों के अंदर। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का और पाक आर्मी का ये जो एक इश्तराक है ना, ये नेचुरल है, क्योंकि 48-47 के बाद फौरन हर बटालियन ने अपनी हॉकी की टीम बनाई। और फिर आप भी जानते हैं कि ब्रिगेडियर हमीदी हो या कर्नल IAS दाला हो या कर्नल मुदस्सर हो, ब्रिगेडियर आतिफ हो, ये सब लोग फौज में नौकरियां करते रहे और हॉकी खेलते रहे। तो ये जो अलायंस है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, जो कि एक सुप्रीम बॉडी है और एक बहुत अजीम इदारा है पाक आर्मी का, इनके खेलों का जो इदारा है, ये इश्तराक आप समझते हैं कि ये बिल्कुल सही ग्राउंड पे है और हॉकी जो है वो दिन दोगुनी रात चुगनी अब तरक्की कर सकेगी। देखिए, जहाँ पे पाक आर्मी इन्वॉल्व हो जाती है वहां पे तो आपको पता है कि 2 नंबरी तो हो नहीं सकती। ये जो पहले फेडरेशन के ऊपर ये जो इल्जामात लगते थे कि जी हम पैसा देते हैं फेडरेशन को और वो फेडरेशन आगे सही तरह खर्च नहीं करती, तो सब कुछ आर्मी के हाथ में है। आर्मी इसको पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ मिलके ये एक इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है। तो मेरे ख्याल से कि यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होके लोगों के सामने भी आएंगी। जो पैसा इकट्ठा किया गया है वो लगेगा भी। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे टीम जो जीतेगी उसको एक हैंडसम अमाउंट उसकी इनाम की है, तो कि हर बच्चे को अगर उसको डिवाइड करे तो 2-2 लाख रुपए हिस्से में आता है। तो ये एक ऐसा इवेंट हो गया है
कि ये आपकी नेशनल चैंपियनशिप से भी बड़ा इवेंट है। नेशनल चैंपियनशिप में आज तक आपको कभी भी विनिंग प्राइज नहीं मिला, लेकिन ये जो आर्मी ने स्टेप लिया है, ये इधर से ही अगर आप क्लब चैंपियनशिप, इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्लब चैंपियनशिप में इतने पैसे दे रहे हैं, तो आगे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी सोचना पड़ेगा कि हम नेशनल चैंपियनशिप करा रहे हैं, इसकी भी कोई अमाउंट ऐसी हो कि जिससे इंटरेस्ट लें लोग और लड़के खेलना शुरू करें हॉकी। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। वो इसलिए भी वो हॉकी के जो प्लेयर हैं वो नामसाद हालात देखें, और जो नेबरिंग क्रिकेट बोर्ड के जो क्रिकेटर हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, वो 30-30 लाख रुपया एक सीजन का कमाए, तो ये डिस्पैरिटी को खत्म करना होगा। लेकिन मैं फिर समझता हूँ रियासत के इदारों को भी फराग दिलाना, ग्रांट देनी होगी पाकिस्तान हॉकी को, क्योंकि ये वैसे ही चलेगी जब इसको हुकूमत की पैटर्नेज हासिल होगी। अब मुझे ये आखिर में बता दीजिए, टीम यूरोप के दौरे पे गई अभी ये 3-4 माह के अंदर, फिर टीम ने जकार्ता में पार्टिसिपेट की, फिर आप मैनेजर थे, आप टीम को लेकर स्विट्जरलैंड गए। मेरा तो दिल खुशी से बाग बाग हो गया। अब हम इस महीने के आखिर में इंशाल्लाह ताला कॉमनवेल्थ गया, तो ये आप समझते कुछ अब हॉकी कुछ टेक ऑफ करने की पोजीशन में आ गई है? जी बिल्कुल, टेक ऑफ देखें, टेक ऑफ कर लिया है इसने, अब इसको स्मूथ करना है आपने। अब स्मूथ किस तरह होगा, इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो इवेंट इस साल हुए हैं वो ही डोमेस्टिक इवेंट दोबारा इसी तरह होने चाहिए, ताकि ये एक ब्रांड बन जाए। तो हर बच्चे को पता हो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हर साल होना है, बच्चा मेहनत करेगा। दूसरा, जो हॉकी के लिए हम रोते रहे हैं प्लेटफॉर्म्स पे आके कि स्कूलों में हॉकी नहीं हो रही, कॉलेजों में हॉकी नहीं हो रही, ये भी रोना धुल जाएगा अगर ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसी तरह हर साल होता रहा। जरा नौजवान जो हॉकी की तरफ जरा नहीं आना चाह रहे और उनका दिल चाह रहा है कि वो आए, उनको जरा हलाशरी देने के लिए, इस तरफ की स्केल की तरफ लाने के लिए कि इसका मुस्तकबिल अब बड़ा रोशन होता चला जा रहा है, ये एक इज्जत भी है, इस तरफ आए हॉकी खेले, जरा कोई मैसेज दीजिए ना रेहान भट्ट साहब। देखिए, मैं तो यंगस्टर्स को एक यही मैसेज दूंगा कि हॉकी हमारा नेशनल गेम है। ये हॉकी ऐसी गेम है कि जिसने पाकिस्तान को रिकग्नाइजेशन दिलाई स्पोर्ट्स में, क्योंकि पहला जो हम ओलंपिक गेम्स का मेडल जीते 1960 में जीते रोम ओलंपिक्स में, तो लोगों ने नक्शे पे ढूंढा था कि पाकिस्तान है कहाँ पे। अगर हमारे यंगस्टर्स इस हॉकी के साथ प्यार करेंगे, हॉकी खेलेंगे, तो आने वाले वक्त में देखें, पैसे के लिए, जब मैंने हॉकी स्टार्ट की थी तो मैंने पैसे के लिए नहीं की थी, मेरा एक शौक था, एक पैशन था। ये जो आप ग्रीन कलर का कोट पहनते और सीने पे आप एक सितारा पाकिस्तान का सजाते हैं, इससे बड़ा प्राइड कोई नहीं है। पैसा आपके पास खुद ब खुद आता है, तो लिहाजा पैसे को ना देखें, हॉकी को प्रेफरेंस दें, अपनी नेशनल गेम को प्रेफरेंस दें, इसको किसी तरह दोबारा ऊपर लेके आए, और वो इसी सूरत में है कि जब यंगस्टर हॉकी खेलना शुरू करें। 14 तारीख से ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कप हो रहा है, ये नेशनल हॉकी स्टेडियम में हो रहा है, और यहाँ पे तमाम लोग आए, पार्टिसिपेट करें, और अपने जो बच्चे हैं, नेशनल हीरोज हैं, उनको आके देखें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रेहान भट्ट साहब। थैंक यू। ये थे जनाब रेहान भट्ट। कौमी टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है। 11 जुलाई को एक टूर मैच होगा, जबकि गौल में पहला टेस्ट मैच 16 जुलाई से शुरू होगा। इस सीरीज में मजमूई तौर पर 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। दूसरा टेस्ट मैच कोलंबो में 24 जुलाई से शुरू हो रहा है। पाकिस्तान श्रीलंका टेस्ट सीरीज एशिया कप के बारे में हम बात करते हैं खेलों के मारूफ सहाफी जनाब शाहिद हाशमी से। बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब। खबर जब भी आती है कोविड के हवाले से, मुझे लगता है जो हमारे मसाजिर हैं वो उनसे शुरू होती है। कोविड उनको हो गया है। देखिए, बाकी सब खिलाड़ियों के तो नेगेटिव आए, और अली मलंग साहब सिर्फ नाम के ही मलंग नहीं है, बल्कि अमल और किरदार के भी मलंग है। और वो चूंकि मलंग है इसलिए वो इधर उधर हुए होंगे, और उनको बेचारों को कोविड हुआ। बड़े पॉपुलर स्क्वाड मेंबर हैं पाकिस्तान की टीम के, इसलिए कि हाथ पैर बड़ा अच्छा दबाते हैं, कमर दबाते हैं प्लेयरों की, और फिर उन्हें थोड़े बहुत बेचारों को जो डॉलर मिल जाते हैं उससे वो खुश हो जाते हैं। लेकिन मलंग साहब को थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट मैचेस हैं ये 2, पाकिस्तान को ये दोनों जीतने हैं, इसलिए कि श्रीलंका की टीम इतनी ना तो मजबूत है, ना ही इतनी तजर्बाकार है। इसलिए कि पाकिस्तान ने अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है, उसके पास 7 टेस्ट मैचेस हैं, 2 ये श्रीलंका के, 3 इंग्लैंड के होम में, और 2 न्यूजीलैंड के भी होम में। तो यानी पाकिस्तान के 5 टेस्ट होम में है। तो पाकिस्तान का बड़ा अच्छा चांस है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने का। जितनी ऊपर टीम जाएगी तीनों फॉर्मेट में, उतनी पाकिस्तान क्रिकेट को वैल्यू मिलेगी, उतनी पाकिस्तान क्रिकेट को दुनिया भर में रिकग्निशन मिलेगी, और फिर वो हमारे पास आएंगे, हमसे खेलेंगे, हम टॉप रैंकिंग में होंगे तीनों फॉर्मेट्स में, तो हमें बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगी। तो उस हिसाब से बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज। आप किस तरीके से शान मसूद को फिट इन करेंगे और फवाद आलम को या किसी और को किस तरीके से रेस्ट कराएंगे? ये आपने कोई टीम बनाई है इस सिलसिले में?
मुश्किल होगा मेरे हिसाब से अभी शान मसूद का खेलना, लेकिन अच्छा होता है कि एक प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस से दूसरे प्लेयरों के ऊपर प्रेशर डालता है और वो फिर उस प्रेशर में वो दूसरे प्लेयर भी परफॉर्म करते हैं कि हमने किसी दूसरे को चांस नहीं देना, हमने अपनी जगह पक्की करनी है। अभी जो आखिरी टेस्ट मैच पाकिस्तान ने लाहौर में खेला था उसमें साजिद खान निकल गए हैं और उनकी जगह यासिर शाह आएंगे। यही मेरी टीम बनती है, ये 11 प्लेयर साजिद खान की जगह यासिर शाह आएंगे। बाकी और बजाय कोई तब्दीली नजर नहीं आती। खुदा ना करे कोई प्लेयर इंजर्ड हुआ या कुछ और मसाइल का शिकार हुआ तो चेंज होगी। अच्छा, ये जरा मैं वैसे मोटी मोटी टीम पढ़ देता हूँ, जहां पर आप जिसको ड्रॉप करना चाहे ड्रॉप कर दें, जिसको शामिल करना चाहें शामिल कर दें। जैसे अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, अजहर अली, बाबर आजम, फवाद आलम, मोहम्मद रिजवान, यासिर शाह, नुमान अली, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह। बिल्कुल यही टीम बनेगी, यही टीम बननी भी चाहिए। इसलिए कि 2 स्पिनर आप खिलाएंगे, 2 फास्ट बॉलर हैं और हसन अली को आप थोड़ा बहुत ऑलराउंडर में भी ले सकते हैं। तो ये 5 आपको बॉलर चाहिए ही चाहिए। और उस हिसाब से अब्दुल्ला शफीक ऊपर से बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 भी बनाया और इस लड़के के ऊपर बड़ी तनकीद होती रही कि ये किस तरह टीम में आ गया। थोड़े से फर्स्ट क्लास मैच खेले, एक T20 डेब्यू पे 100 है इसका, फर्स्ट क्लास डेब्यू पे इसका 100 है। तो इसके ऊपर बड़ी तनकीद होती रही, लेकिन मिसबा ने, मंसूर राना ने और पहले कोचेस ने इसको बड़ा सिंगल आउट किया हुआ था कि अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है, उसने आके प्रूव भी किया था। अब ये बताइए, गाल में 16 को जो मैच शुरू होगा, आप समझते हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का बहुत बेहतर चांस है बिकॉज ऑफ हमारा जो मौसर बॉलिंग अटैक है। हमारी दोनों चीजें मजबूत हैं। हम स्पिनर्स को अच्छा भी खेलते हैं। श्रीलंका में इस वक्त स्पिनर्स का दौरा है, वो कि उनके काफी प्लेयर्स कोरोना का शिकार हुए हैं। उन्होंने अपने फ्रंट लाइन स्पिनर एम्बुल दुनिया को हटा भी दिया है लैक ऑफ फॉर्म की वजह से। शायद वो पाकिस्तान के खिलाफ वापस आ जाएं, देखना पड़ेगा श्रीलंका के सेलेक्टर्स को भी। कामिंदू मेंडिस को उन्होंने लिया है जो दोनों हाथों से बॉलिंग कराते हैं, राइट आर्म भी लेफ्ट आर्म भी। वो एक अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन महीश तीक्षाना जो उनके मिस्ट्री स्पिनर हैं, बिल्कुल अजंता मेंडिस के स्टाइल से बॉलिंग करते हैं, वो खतरनाक होंगे। लेकिन पाकिस्तान की टीम में अच्छी बात यह है कि इमामुल्लाह, अब्दुल्ला शफीक, अजहर अली, बाबर आजम, रिजवान और फवाद आलम ये सारे के सारे स्पिन बॉलिंग को बहुत ही अच्छा खेलते हैं। तो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक अच्छा मजबूत है। इसलिए श्रीलंका के लिए दोहरी मुश्किल है कि वो स्पिन विकेटें बनाए, फास्ट विकेटें बनाए या सिर्फ बैटिंग विकेटें, डेड विकेटें बना दें। पाकिस्तान का पलड़ा आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि भारी है। शाहिद हाशमी साहब, आपने मुख्तसर वक्त में अपनी ग्राहक कादर जो इंफॉर्मेशन है, जो मुशाहिदा है, जो तजर्बा है, उसकी बुनियाद पर हमारे सामीन को एक बेहतरीन तबसरा अता किया। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब शाहिद हाशमी। पाकिस्तान में खेलों के क्लब मुंतजमीन की खिदमात को अगर कोई लिखे तो सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। क्रिकेट के फरोग के हवाले से ये वो नाबगाए रोजगार शख्सियात हैं जिन्होंने क्रिकेट से मोहब्बत और क्लब क्रिकेट के फरोग के लिए ना दिन देखा ना रात देखी, ना चिलचिलाती धूप की परवाह की और ना ही ठंडी सर्द हवा के झोंकों को खातिर में लाए। ऐसे सर्वेंट ऑफ द गेम यकीनन एक शानदार खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। इनकी खिदमात के हवाले से आइए एक मुख्तसर गुफ्तगू करते हैं मुमताज हिस्टोरियन, लाहौर जिमखाना म्यूजियम के बानी जनाब नजम लतीफ से। बहुत शुक्रिया नजम लतीफ साहब। ये बताइए, जो क्रिकेट के सर्वेंट होते हैं, मैं बहुत से लोगों को लाहौर में जानता हूँ, क्रिकेट बोर्ड को अगर उनके पास कोई मुलाजमत नहीं है, जिन्होंने सारी उम्र कुछ मुलाजमत नहीं की, तो फिर मैनेजर की हैसियत से, असिस्टेंट मैनेजर की हैसियत से टूर्स कराने चाहिए और कुछ असाइनमेंट दे देनी चाहिए। सबको पैसों की जरूरत होती है, कोई माली हालत भी सुधर जाए, ये एक मुतालबा भी है और एक सवाल भी है। राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक ऐसे मौजू का इंतखाब किया है जिसे हमेशा नजरअंदाज किया गया। बात यह है कि जो क्रिकेट की शुरू दिन से जिन लोगों ने आबियारी की, तो उनमें आपको याद होगा कि बहुत से ऐसे नाम थे जो अब आज इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनकी जो खिदमात हैं उनको भी किसी तरीके से किसी दौर में बोर्ड ने किसी तरीके से भी ना तो उनकी कोई एयानत की, ना उनको कोई पजीराई दी गई। और उन नामों में मैं एक पंजाब क्लब जो थी, वहाँ नकी शमसी थे जी, जिन्होंने उस क्लब का आगाज किया। वहाँ पे वो जो अंपायर बाद में बने अमानुल्लाह, वो भी थे, और मियां जावेद अली भी वहीं बिल्कुल थे। और ये जो क्लब थी, सदीकी साहब जो थे, शुजाउद्दीन सदीकी साहब भी बिल्कुल वहाँ थे। एक और वहाँ जलंधरी पठान थे, उनका मैं अभी मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा,
इनके माजिद खान के वो बड़े दोस्त हैं, वो भी वहीं थे। तो ये क्लब जो था ये फेन रोड पे जाहिद रिजवी जो है इनकी कोठी के पीछे एक काफी डूंगी सी ग्राउंड थी, उसमें छोटी सी ग्राउंड जिसपे ये वहां पे ये नेट लगता था। उसमें एक बड़े जबरदस्त इनके यहाँ मुनव्वर अली खान फास्ट बॉलर भी वो थे, जी लोधी साहब, और उनके बड़े भाई, ये सारे क्रिकेट खेलते थे। तो मैंने भी इब्तिदा से किया था। तो ये जितने लोग थे वहाँ पे सारे उस क्लब को सपोर्ट करते थे। और ये जो नकी शमसी साहब थे, इनके पास एक साइकिल था, बड़े खुश मिजाज और बड़े दीदा जेब इंसान। इन्होंने आके उस क्लब को इन्होंने चलाना। और अगर आज हम उनका नाम लें, उनके यानी क्रिकेट रूट्स के ऊपर आखिरी करने वालों में, तो ये इनका नाम सरे फहरिस्त होगा। अच्छा, इसी तरह यंगस्टर क्रिकेट क्लब के एक भी आपने नकी शमसी का जिक्र किया ना, तो मैं आपको ये बताऊं कि जो रेडियो पाकिस्तान की टीम थी और रेडियो पाकिस्तान की टीम उस पर शिरकत करती थी, नकी शमसी के फाइनल में रेडियो पाकिस्तान कमेंट्री करता था। इतना ये वाह आपने जिक्र किया, इतना ये मोहतबर टूर्नामेंट था जी। वाह। अच्छा, फिर आप ये देखिए, इनके अलावा क्यूडी भट्ट साहब यूनिवर्सल क्लब वाले थे, उनकी भी बेशुमार खिदमात हैं। उस यूनिवर्सल क्लब ने आपकी पाकिस्तान की इब्तदाई क्रिकेट में बहुत सारे टेस्ट क्रिकेटर्स वहां से दिए, जिनमें फजल महमूद थे, जिसमें खान मोहम्मद थे, महमूद हुसैन, SF रहमान। आप जिसका नाम ले वो सारे उस वक्त यूनिवर्सल क्लब से निकलते थे। और हमें ये लगता था कि यूनिवर्सल क्लब के जो खिलाड़ी हैं, ये जैसे पाकिस्तान की कुछ यानी एक नर्सरी है, वहां से ये सारे टेस्ट क्रिकेटर्स निकला करते थे। और उनमें खालिद कुरैशी भी थे, जो बाद में फिर जिमखाना में आ गए। इसी तरह SF रहमान भी फिर जिमखाना में ही आ गए। उनकी भी बहुत खिदमात थी, लेकिन उनकी खिदमात को भी जो मैं समझता हूँ जो उनका मुकाम था, उस के लिहाज से उनकी कोई रिकग्निशन नहीं की गई। फिर आगा तुराब अली थे, उनका भी वो यही सिलसिला रहा। फिर वो मियां मुमताज थे, क्लब वाले, LCC के सेक्रेटरी भी थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़े ही डेडिकेटेड इंसान थे। उनकी यंगस्टर क्लब का मैं 2 साल पेट्रन भी रहा। अच्छा। क्योंकि उनसे मेरी बड़ी दोस्ती थी। बड़े डेडिकेटेड आदमी थे और उनका ओढ़ना बिछोना जो था वो यही क्रिकेट ही थी। तो उसी तरीके से ये बहुत से ऐसे लोग उस दौर के थे। अब उन तमाम लोगों की याद एक शख्स है आज भी, जो हमें जब हम इनके बारे में सोचते हैं तो यूं लगता है कि जैसे वो भी इन्हीं की ब्रीड के हैं। और उनका नाम है मियां असलम। और मियां असलम आज तनहा ये वहां पे आपके मिंटो पार्क में जिस तरीके से जिन ना मुसाइद हालात में क्लब क्रिकेट जो है उसको चला रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनकी इतनी बड़ी खिदमत है, जो ये भी वही अनसंग हीरो हैं। तो ये तो वो लोग हैं कि जिन्हें ना सिर्फ क्रिकेट बोर्ड तो अपनी जगह, इन्हें कौमी सतह के ऊपर इनको एजाज मिलने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिले, तमगा इम्तियाज मिले। मैं तो ऐसे लोग जानता हूँ जिन्होंने कुछ नहीं किया, उनको तमगा इम्तियाज मिल गया। अच्छा, एक नजीम साहब, अभी पिछले दिनों मुस्लिम जिमखाना का एनुअल फिक्सचर हुआ था। अब मैं ये जिन साहब का आपने जिक्र किया, मियां मोहम्मद असलम टेस्ट अंपायर, इनको ऊपर तले 2 कुचौके लगे। इनके 2 निस्बतन जवान भाई इस दुनिया से रुखसत हुए, जिनमें से एक मेरे कप्तान भी थे, जो हाउस बिल्डिंग के कप्तान थे और फर्स्ट क्लास मायनाज क्रिकेटर थे, मियां परवेज अख्तर जी। लेकिन ये उस सदमे के दौरान ही इन्होंने इतना अच्छा मैच कराया, उस रवायत से नहीं हटे। और मेरे ख्याल में मैं भी वहां था और आप भी थे। अंदाजा कीजिए कि कौन था जो वहां मौजूद नहीं था और कौन था जिसको उन्होंने शील्ड या इनामों का नाम से खाली आ जाने दिया हो। तो ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी खिदमत है। मुझे बड़ा दुख होता है। इसके अलावा मैं कुछ और लोगों को देखता हूँ। ये आपने बड़ा नाम लिया, मॉल्टो क्लब के नवाब मंसूर हैं। वो सादे हैसियत आदमी है। मैं नहीं कह रहा कि उनको बोर्ड की किसी चीज की जरूरत है, लेकिन एक ऑनर देनी चाहिए कि इनको भी एसोसिएट मैनेजर बना के भेज दें। एक और नाम है ताहिर शाह, जो अभी भी बेचारे मोटरसाइकिल सवार है, हैसियत वाले, बैंक में अफसर है, पढ़े लिखे हैं, अच्छा खानदानी इंसान है। जी मैं जानता हूँ उन्हें जी। आप देख लीजिए, मैं कह रहा सिर्फ इज्जत दीजिए, इज्जत के वो है और ये दिल की बात मानने वाले लोग हैं। अब जो हम इस अहद में देख रहे हैं, काफी सीनियर हो चुके हैं अख्तर मुमताज भट्ट साहब, और आप जानते हैं, आपके इल्म में होगा कि वो MA कॉलेज में मुंतज़िम आला थे स्पोर्ट्स के, उन्होंने वहां पर चैंपियन टीम बना दी। तो बड़ी खिदमात है मेरे ख्याल में इस हवाले से अख्तर मुमताज भट्ट साहब की भी। आपने बिल्कुल दुरुस्त नाम दिया अख्तर मुमताज भट्ट साहब का, कि MA कॉलेज को ये कहाँ से कहाँ ले गए।
और फिर ये पंजाब कॉलेज जो है उनके साथ वाबस्ता हुए, तो इनकी भी वही खिदमात हैं जो ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं, जिसमें मैंने जैसे नाम दिया इनका, आप हमारे जो पुराने ये थे जैसे QD भट्ट थे या मुमताज अहमद या HSN कॉलेज वाले राब साहब जो थे, ये भी उसी हत्या आबाद के अंदर इनकी ये भी शामिल हैं। और मैं समझता हूँ इनकी खिदमात की जो हैं उन्हें भी पजीराई भी मिलनी चाहिए, इन्हें क्रिकेट में पोजीशन भी मिलनी चाहिए, और इसके अलावा इन्हें किसी कौमी एजाज के साथ भी नवाजना चाहिए। ये थे जनाब नजम लतीफ। इनसे मुलाकात का दूसरा हिस्सा इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में पेश किया जाएगा। और अब पेश खिदमत है सिलसिला एक मुलाकात। पाकिस्तान की क्रिकेट को इब्तदाई से फास्ट बॉलिंग के शोबे में शोरा आफाक बॉलर्स की एक कहकशां मुयस्सर थी। फजल महमूद, खान मोहम्मद, महमूद हुसैन, इमरान खान, वसीम अकरम, सरफराज नवाज, आकिब जावेद, वका यूनस, आसिफ मसूद और सलीम अल्ताफ जैसे आलमी शोहरत जाफ्ता बॉलर बैक वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट पर राज करते रहे। इन तमाम सितारों के बामे अरूज के दौर में टेस्ट फास्ट बॉलर एहतशामुद्दीन भी खूब चमके। 1979-80 के भारत के हाई प्रोफाइल दौरे में जनाब एहतशामुद्दीन ने 6 में से 3 टेस्ट मैच खेलकर 14 विकेटें हासिल की। मजमूई तौर पर एहतशामुद्दीन ने 6 टेस्ट मैच खेले। लाहौर में रहते हैं। इनसे गुफ्तगू का आज पहला हिस्सा पेश खिदमत है। एहतशामुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे पुरानी नियाजमंदी है। मुझे आपकी तस्वीर एक सोशल मीडिया पर देखकर बड़ी खुशी हुई है। ये बताइए कि आजकल आप, क्योंकि हम क्रिकेट की टर्म यूज करेंगे कि अनफिट हैं, तो ये फिटनेस के हवाले से आप क्या तगोदो कर रहे हैं और कब तक मुकम्मल तौर पे फिट हो जाएंगे? अब आपने बताया नहीं कि मैं तो लेकिन क्रिकेटर जो है उसके अंदर बड़ी विल पावर होती है, वो हमेशा बाउंस बैक करता है। और आप कौन से बूढ़े हो गए हैं? नहीं, विल पावर का है, ट्रीटमेंट चल रहा है, काफी वेट आई है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है। अब ये बताएं कि आप मैचेस अभी भी देखते हैं? नहीं, मैं तो नहीं देखता ग्राउंड लगाना, टीवी पर सब देखता हूँ। साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, फिर ऑस्ट्रेलिया और अब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें आने वाली हैं, तो आपको ये ड्रीम कम ट्रू वाली बात ही लगती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है बड़ी पॉजिटिव साइड है, दो टीमें वापिस आ रही है। ये बताइए कि आजकल जो फास्ट बॉलिंग का म्यार है, हम देख रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी को, हम देख रहे हैं हसन अली को, हम देख रहे हैं हारिस रऊफ को, और इस तरह हमारा एक बड़ा अच्छा पेस अटैक अब हो चुका हुआ है। तो एक आपका दौर था कि आपके तो मौजूदगी में एक से बढ़ के एक फास्ट बॉलर था और टीम में जगह बनाना मुश्किल था। मेरा तो ख्याल है अब तो क्रिकेट बड़ी ईजी हो गई है। जी हाँ, इस लिहाज से आज थोड़ा सा परफॉर्म करता है और वो पाकिस्तान टीम में आ जाता है। हमारे वक्तों में तो मैं जब टेस्ट क्रिकेट खेला तो मैंने साढ़े 3 का आउट फर्स्ट फील्ड में किए थे। जी हाँ, तो फिर मेरी जगह बनी। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बड़ा ईजी होता है कि आप थोड़ा सा परफॉर्म करें, और ये जो फ्रेंचाइज है इसमें परफॉर्म करें तो आप हाई क्लब की भी ठान लेंगे। हाँ जी, हाई क्लब यहाँ पर वो खेला है, ऑस्ट्रेलिया गया और पाकिस्तान टीम में आ गया। जी हाँ, हमारे वक्त में पाकिस्तान टीम में आना एक ड्रीम हुआ करता था जी हाँ, कि भाई पाकिस्तान में कैसे आएंगे हम। तो मैं समझता हूँ बाकी हमारा बॉलिंग का टाइप बड़ा अच्छा है, शाहीन भी बड़ा अच्छा है, लेकिन ये सारा कुछ जब भी टेस्ट मैचेस ज्यादातर खेलेंगे इसका पता लगेगा कि इसकी वक्त क्या है, क्योंकि टेस्ट मैच में परफॉर्म करना एक अलग चीज है, वनडे 2020 में परफॉर्म करना एक अलग ये टेस्ट क्रिकेट में ये क्या परफॉर्म करते हैं। आई विश के अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि टेस्ट मैच तो बॉलर ही जीता होता है, अल्लाह करे जीता करें। मेरी याददाश्त में जो सबसे हाई प्रोफाइल टूर कोई हुआ है पाकिस्तान का मेरी होश में, हाँ, तो इंडियन टूर था और आप उसका एक हिस्सा थे। मैं छोटा था तो जसदेव सिंह ने एक बार कह रहे थे कि ये तो धोखेबाज बॉलर है, ये गेंद इनकी मुझे कभी नहीं भूलेगा, टप्पा पड़ती है और तेज निकलती है। तो लाला अमरनाथ ने कहा ये धोखेबाज वाली बात तो मैं नहीं मानता, लेकिन इनकी गेंद जिस तरीके से
हवा में अंदर आती है और फिर बाहर ही अंदर आती है, वो चकमा जरूर जाती है बैट्समैन को। मतलब ये मैं मेरा जो जरूरत था ना बड़ा कम था, लेकिन मेरी रिस्क जो है ना वो काम करती थी, तो रिस्क की वजह से मैं बॉल को काफी तेज कर लिया करूँगा। मेरा बॉलर भी इस तरह सक्सेस हुआ करता था। धोखे भ्रष्ट और नहीं कहेंगे भारत, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी के पूरा बड़ी अच्छी तरह काम करती, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा ये बताएं कि अब आप तो खूब तैयारी करेंगे, देखेंगे टीवी पे देखना बड़ा अच्छा होता है, हर किस्म का रिप्ले आता है, हर किस्म के कमेंट्स आते हैं, एफेक्ट्स आ जाते हैं। अब जरा मुझे ये बताएं कि जितने हम तैयारी कर रहे हैं, अक्टूबर में होने वाला T20 वर्ल्ड कप जो है, इसके हवाले से आप क्या इम्कान पाकिस्तान के देख रहे हैं? हाँ, मैं तो बेहतरी की उम्मीद कर सकता हूँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जरा मुश्किल होता है थोड़ा बड़ा, मतलब बैटिंग वाइज तो काफी मुश्किल रहता है, क्योंकि बाबर के अलावा तो मुझे कोई ऐसा प्लेयर नहीं आता जो बहुत अच्छा खेल जाए। मतलब क्रिकेट कीपर जो है हमारा बड़ा अच्छा खेल रहा है, लेकिन ये सारे टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में जाकर ही होंगे। अब ये बताएं कि आप के लिए आमतौर पर बैट्समैन टर्न वाला होते थे, यानी आपके लिए आउट करना मुश्किल नहीं होता था, किसी भी बैट्समैन को आप विकेट ले जाते थे, विकेट टेकिंग बॉलर थे। और अच्छा अब ये बताएं कि कभी आपको ऐसा लगा कि ये जो बैट्समैन है इट्स टू डिफिकल्ट टू गेट अवे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बड़ा सोचकर मेरे से हैरान हो गए कि मुझे जो एक डिफिकल्ट बैट्समैन लगता था वो उसकी डेथ हो चुकी है। सलीम परवेज आपको पता है जी हाँ, पाकिस्तान, वो मुझे बहुत मुश्किल लगता था। बाकी सारे बैट्समैनों को बाहर भी सही और भी जावा माहिर खान जहीर अब्बास वगैरह स्टार्ट मोहम्मद सबको अच्छी तरीके से खिलाया भी आउट किया, लेकिन मुझे सबसे डिफिकल्ट बैट्समैन सलीम परवेज लगता है। ये थे साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर एहतशामुद्दीन। इनसे मुलाकात का दूसरा हिस्सा इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे मियां महमूद अख्तर और मुंतज़िम आला थी मोहतरमा नज़ाकत शकीला।